हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शानपुर राजस्व अधिनियम 196 की धारा 200 से 203 तक देखेंगे। इस पर आपसी सहमति, मध्यस्थता और कलेक्टर द्वारा विभाजन के बारे में बताया गया है। राजस्थान राजस्व ने 1956 की धारा 200 से 203 तक विधिक व्यवस्था भूमि के विभाजन की प्रक्रिया को 3 अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करती है। पहला, जब पक्षकार आपसी सहमति से विभाजन करते हैं। दूसरा, जब वे मध्यस्थों की सहायता लेते हो। तीसरा, जब मतभेद और विवाद के कारण कलेक्टर को स्वयं विभाजन करना पड़ता है। साथ ही यह बताता है कि कलेक्टर द्वारा किए गए विभाजन में खर्च का अनुमान और भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। धारा 200 आपसी सहमति से विभाजन। यदि पक्ष स्वयं आपसी सहमति विभाजन करना चाहता है तो कानून में यह स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सहमति एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। सबसे पहले एक निश्चित तारीख तय की जाती है जब तक कि विभाजन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड की प्रतियां मुफ्त में दी जाती है। पटवारी को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी आवश्यक सहायता दे ताकि पूर्व आदेश के अनुसार भूमि विभाजन कर सके और साथ ही उत्पादन तालिका तैयार कर सके। फिक्स की गई तारीख पर सभी पक्षकारों को उपस्थित होना होता है। तो तैयार किए गए नोट्स का रिपोर्ट तथा सम्मति का मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें विभिन्न नोट्स को अलग अलग रंगों से दिखाया गया होता है। ये नोट्स प्रत्येक हिस्सेदारी के लिए हिस्से को स्पष्ट करती है। फिर कलेक्टर सभी पक्षकारों या अधिकृत एजेंटों के समक्ष उन नोट्स पर हस्ताक्षर करता है। यदि यह प्रक्रिया विधि के अनुसार और पूर्वादेश के अनुरूप पूरी कर दी जाती है तो विभाजन वैध और अंतिम माना जाता है। उदाहरण के लिए राम, श्याम और मोहन एक गांव की 60 बीघा भूमि को आपसी सहमति विभाजित करना चाहते हैं और पहले से तय है कि राम को 20, श्याम को 25 और मोहन को 15 बीघा मिलना। तो पटवारी की सहायता से नक्शा तैयार कर सकते हैं। नोट्स में रंग भरकर अलग अलग हिस्से दिखा सकते हैं और तय तिथि पर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाणित करवा सकते हैं। धारा 201 मध्यस्थता के द्वारा विभाजन। यदि सभी पक्षकार इस बात को सहमत होते हैं कि विभाजन के लिए मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे और वास्तव में नियुक्त हो देते हैं और कलेक्टर विभाजन में कार्य होने मध्यस्थता को सौंप देता है। इस प्रकार मध्यस्थता संबंधित कार्यों का मध्यस्थता अधिनियम 1940 से प्रावधान लागू होता है और इस अधिनियम में उस समय लागू हुआ था। इसे आर्बिट्रेशन और कंसल्टेशन 1996 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, लेकिन इस धारा में 1940 के अधिनियम का संदर्भ है। यह प्रावधान इस प्रकार के विभाजन के दौरान प्रक्रिया धारा 200 से 200 में पक्षकारों के बताई गई प्रक्रिया धारा 201 के अंतर्गत मध्यस्थों पर भी लागू होती है। हालांकि मध्यस्थों को स्वयं कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उन्हें पुरस्कार पत्र, अवार्ड, लॉट से स्वयं हस्ताक्षर करके उन्हें कलेक्टर को सौंपना होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी जमीनी विवाद में 3 का आपसी सहमत से 2 नागरिक ग्रामवासियों को मध्यस्थ बनाकर उन्हें रहने का अधिकार सौंपते तो वे लोग विभाजन का नक्शा रिपोर्ट तैयार करके उन पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद कलेक्टर को वो दस्तावेज सौंपा जाएगा और कलेक्टर अगर पाता है यह प्रक्रिया कानून और पूर्वादेश के अनुसार हो तो इसके स्वीकार कर लिया जाएगा। धारा 202 जब कलेक्टर को स्वयं विभाजन करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है पक्षकार आपसी सहमति विभाजन नहीं कर पाते, किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने पर वे सहमत नहीं होते। फिर ऐसा हो सकता है मध्यस्थता प्रक्रिया विफल हो जाए, पुरस्कार पत्र खारिज हो जाए या विवाद उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे में अंतिम विकल्प यह होता है कि कलेक्टर स्वयं विभाजन की प्रक्रिया को अपने हाथ में लेता है और जब कलेक्टर स्वयं विभाजित करता है तो वह सारे संबंधित दस्तावेज और मानचित्र का उपयोग करता है और उसे न्यायोचित ढंग से प्रत्येक हिस्से का भार निर्धारित करता है और इस प्रक्रिया में पक्षकार, निपक्षकार और सभी तथ्यों का समुचित मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि राम और श्याम आपस में सहमत नहीं हो पा रहे तो किस खेत में कौन रहे और मोहन द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को दोनों पसंद है तो कलेक्टर यह तय कर सकता है कि वह स्वयं भूमि का विभाजन करेगा ताकि विवाद का निष्पक्ष समाधान हो। धारा 203 विभाजन की लागत का अनुमान और वसूली। जब कलेक्टर यह निर्णय लेता है कि वह स्वयं विभाजन करेगा उसके बाद पहले विभाजन होने वाली लागत का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान किया गया है पहले तो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसकी हिस्सेदारी का आवेदन किया था, लेकिन ऐसा संभव न हो तो सभी हिस्सेदारों को नियमानुसार किस्तों में वसूल की जाएगी और इन किस्तों की राशि समय
सरकार राज्य सरकार बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। यदि प्रारंभिक अनुमान कम पड़ जाता है तो समय समय अतिरिक्त व्यय का पुनः आकलन किया जा सकता है, फिर से अतिरिक्त राशि वसूल की जा सकती है। राज्य सरकार उन सभी मुद्दों यानी कि आइटम्स को निर्देशित कर सकती है कि विभाजन व्यय में शामिल किया जाएगा और बोर्ड पर निर्धारित करेगी खर्च किन किन हिस्सों कितना वितरित किया जाए। उदाहरण के लिए किसी काम में 120 बीघा जमीन का विभाजन पटवारी मान सकता है सही पूरी प्रक्रिया में 15,000 रुपये का खर्च आया, तो यदि 5 हिस्सेदार है तो नियमानुसार तय किया जाएगा कौन कितना भुगतान तय करेगा या भूमि की मात्रा प्रक्रिया और लाभ का अनुमान होगा। पूरा राजस्व 1956 की धारा 203 तक न केवल विभाजन की प्रक्रिया को लचीला बनाती है बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि कौन पक्षकार यदि विवाद से बचना चाहता है तो वह आपसी सहमति या मध्यस्थता का मार्ग अपनाकर शीघ्र समाधान पा सकता है। लेकिन यह जहाँ सहमति और मध्यस्थता संभव नहीं हो तो वहाँ कलेक्टर के पास वैधानिक शक्ति और स्वयं विभाजन कर सका है। इसके साथ ही प्रक्रिया की लागत किस प्रकार अनुमानित वसूली की जाएगी इसका स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये प्रावधान भूमि विवादों की पारदर्शिता, प्रभावशीलता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।